नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाय की थारपारकर नस्ल है किसानों के लिए उपयोगी। अधिक उत्पादन के लिए प्याज की फसल में जरूरी कार्य। देश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ पशुपालन का कार्य करते हैं, लेकिन अच्छा लाभ बहुत कम किसान कमा पाते हैं, जिसका एक मुख्य कारण है दुधारू पशुओं के उन्नत नस्लों का चुनाव ना करना और ऐसे पाले गए पशुओं से अधिक दूध उत्पादन नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, यदि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से नस्लों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक आय प्राप्त होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जानकारी लाए हैं गाय की थारपारकर नस्ल के बारे में, जिसका पालन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं जोधपुर के डॉक्टर सुभाष कच्छावा। पशुपालन में बहुत अच्छी नस्ल के पशु दिए हैं। जैसे अपने की गाय की बात करें हैं तो थारपारकर, जो कि ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में बहुत मात्रा में पाई जाती है। और इस नस्ल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सर्दी, गर्मी और सभी ऋतुओं में इनका उत्पादन पे ज़्यादा असर नहीं करता है, यानी ये यहाँ के वातावरण को अच्छी तरह से झेल लेती है या उनको सूट कर जाता है। आपने देखा होगा किसान भाइयों कि अपने यहाँ पे जो अमेरिकन गाय, HF गाय कहते हैं, उनका पालन बहुत संख्या में बढ़ रहा है। किसान इसको बहुत दुधारू नस्ल के रूप में अपना रहा है और अपने यहाँ पे जो देसी नस्ल की गायें हैं उन दिनों दिन उनकी संख्या कम हो रही है। एज ए पशु चिकित्सक मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ की जो देसी नस्ल की गायें हैं, चाहे थारपारकर हो, चाहे राठी हो, चाहे कांकरेज हो, ये यहाँ के वातावरण को सूट करने के साथ साथ ही यहाँ के इसके उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जैसे थारपारकर गाय कम से कम 6 से 8 किलो टाइम का दूध दे सकती है यदि आपने अच्छी नस्ल का पशु रख रखा है तो। शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से उत्तम होने के साथ ही सबसे कम खर्च में सर्वाधिक दूध देने वाली यह गाय क्षेत्रीय ग्रामीणों के लिए जीवन निर्वहन का संबल है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से उत्तम होने के साथ ही सबसे कम खर्च में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय मानी जाती है। नर थारपारकर को सूखे के उद्देश्य के लिए अच्छा माना जाता है। ये जानवर सूखे और चारे की कमी की स्थिति के दौरान छोटे जंगली वनस्पतियों पर भी फल फूल सकते हैं। मैं पशुपालक भाइयों के, यदि आप देसी नस्ल के पशु खरीदते हो तो उसमें उत्पादन मीन्स दूध उत्पादन से मतलब है दूध उत्पादन अच्छा से अच्छा हो। दूध उत्पादन अच्छे से अच्छे होने के लिए आपको अच्छी तरह से ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। ब्रीडिंग का तात्पर्य है कि यदि कोई आपके पास देसी नस्ल की गाय है और वो 4 किलो दूध दे रही है, आप चाहते हो कि उसके आने वाली जनरेशन, उसकी औलाद में अच्छी दूध की मात्रा हो, तो आप कृत्रिम गर्भाधान कराइए। और कृत्रिम गर्भाधान नहीं है तो नेचुरल सर्विसेज में सांड के बाद है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी नस्ल सुधरेगी। अच्छी नस्ल सुधरेगी तो अच्छा दूध होगा, अच्छा दूध होगा तो अच्छी आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी तो पशुपालक भाई उसकी रख रखाव भी ढंग से करेगा। ये थारपारकर गाय है, वैसे तो इसका कलर सफ़ेद होता है, मगर सर्दियों में इसकी एक खासियत है कि इसको ग्रेइश स्लेटी कलर्स आ जाता है और ये स्लेटी कलर मेल में ज़्यादा आता है, फीमेल में कम आता है। और ये मीडियम साइज का पशु होता है। इसके सींग भी मीडियम होते हैं और इसके जो सींग के बीच में एक छोटा सा बोन का उभार होता है, उससे आप पहचान सकते हो। इसकी जो पूंछ है ज़मीन तक नहीं टिकी हुई होती है, उससे थोड़ी सी ऊपर होती है
और इसके अवाड़ा भी जो अडर कहते हैं उसको मीडियम साइज का होता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये थार फारकर हैं। दूसरी गाय भी कुछ सफ़ेद होती है, मगर उनके सिर को देख के आप पहचान सकते हो कि आप ये थार फारकर है कि नहीं। आपके पर्टिकुलर इसके मीडियम साइज के सींग होंगे और स्टफी आप कॉम्पैक्ट टाइप होंगे, और वो आउटवर्ड और अपवर्ड की तरफ होते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो मैं पशुपालक भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे जो देसी नस्ल के पशु है, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ बकरी है, उनको अपनाएं, उनका लालन पालन और उनकी अच्छी ब्रीडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान प्याज की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल की अच्छी बढ़वार को आने वाले समय में प्याज की भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जिसके बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान विनोद कुमार कुशवाहा। तो आइए मिलते हैं इनसे। मेरे खेत में अभी प्याज की फसल लगाई हुई है। मैं उसके मैनेजमेंट के बारे में उस जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। किसान भाइयों, मैंने नासिक 53 बीज प्याज का डाला हुआ है, जिसके मैंने खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई की है। खरपतवार के लिए मैंने नियंत्रण करने के लिए उसमें के रासायनिक दवाइयों का उपयोग भी करा है एक बार, जब वो फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है। 15 लीटर पानी में दवाई 10 से 15 ml डालकर इसका छिड़काव किया है। मेरी प्याज 1 से 1.5 एकड़ के करीब लगी हुई है, जिससे मैंने 10 पंप का उपयोग करा है दवाई सींचने में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। प्याज की फसल अगर आपने अधिक एरिया में लगाई है और उसमें खरपतवारों की समस्या है, तो 15 से 20 दिन की अवस्था पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। आज बाजार में प्रोपाक्यूजाफाप और ऑक्सीफ्लोरोफेन का मिश्रण उपलब्ध है। इसकी 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 35 से 40 दिन की फसल में खुरपी से, जो देसी पद्धति होती है अपनी, उससे निंदाई करवाया। फसल से अच्छी उपज लेने में पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन किसान भाई की फसल बहुत अच्छी है, ऐसे में इन्होंने फसल में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया, आइए जानते हैं इनसे। किसान भाइयों, मैंने प्याज लगाने से पहले इसमें 2 से 3 ट्राली गोबर खाद का उपयोग करा है। इसी प्रकार मैंने उर्वरक कैसे 1 से 1.5 एकड़ में 1 बोरी नाइट्रोजन, 2 बोरी ग्रोमोर और 1 बोरी पोटास और प्लस जैविक खाद का उपयोग किया है। ये सभी खाद को मिक्स करके मैंने अपनी प्याज की फसल में निंदाई के बाद ये डाला हुआ है। आधा खाद अभी डाला है और आधा खाद में 45 दिन की फसल हुई तब डाला था। मैंने सिंचाई प्रबंधन के लिए मैंने कल्टीवेटर के द्वारा 7-7 फीट की चौड़ी क्यारी बनाई है, पाल बनाई है, जिससे क्या होता है पानी उसमें फैल के चलता है और ज़्यादा उधर पानी जाता नहीं, सभी जगह होता जाता है। उसके लिए मैंने मोटर के द्वारा पानी सिंचाई करता हूँ। किसी भी फसल के लिए कीट रोगों की समस्या आम बात है, जिनका सही समय पर समाधान बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने फसल सुरक्षा तकनीक कैसे अपनाया, आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं कीट नियंत्रण में। कीट नियंत्रण में प्याज में विशेषकर 2 प्रकार के कीट लगते हैं। एक तो लगती थ्रिप्स और दूसरा लगता माऊ। जब हम प्याज की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो इसमें थ्रिप्स का और माऊ का प्रकोप आता है। जैसे प्याज के आप उसकी दो पत्ती पकड़ के इसको थोड़ा सा चौड़ी करके देखोगे, तो उसके बीच में बारीक बारीक से
थ्रिप्स और माऊ दिखती है। थ्रिप्स क्या करती है कि जो पत्ती के रस को उधर चूस लेती है, जिससे क्या होता है उसमें जगह जगह धब्बे जाते हैं और पत्ती की नोक ऊपर से सूखने लगती है। इसी प्रकार माऊ का भी यही प्रकोप है। इसके लिए मैंने 15 लीटर पंप में 15 ml इमिडाक्लोप्राइड का उपयोग प्लस डाइफेंथोरिन 25 ग्राम 15 लीटर पानी पंप में छिड़काव का। किसान भाइयों, मेरी फसल में, प्याज की फसल में रोग नियंत्रण के लिए इसमें एक रोग लगता है, बैंगनी कलर के धब्बे आते हैं। शुरू स्टार्टिंग में अपन देखते हैं तो वो इतने बहुत ही बारीक होते हैं जो अपन को समझ में नहीं आते, तो धीरे करके बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं बैंगनी कलर के, तो जिससे क्या होता है पूरी प्याज सूख जाती है। और तो इसके रोकथाम के लिए मैंने 15 लीटर पंप में 50 ग्राम मैनकोजिब प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम मिला के 15 लीटर पंप में इसका मैंने छिड़काव करा। इसका मैंने 15 दिन में की फसल हो गई तब एक बार छिड़काव करा, और एक 30 दिन की फसल हो गई तब छिड़काव करा मैंने अपनी फसल में। अपन समय पर इसका रोगों का नियंत्रण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब इसमें दूसरा रोग होता है एक डायन्यू मिल्ड्यू, जिसका प्रकोप देखने को मिलता है। उसमें मेरी फसल में तो इतना है नहीं था, बहुत ही ना के बराबर था। अगर आपकी फसल में हो तो उसमें देख सकते हैं ऐसे पत्तियों पर छकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं और जगह जगह फफूंदी टाइप के पड़ जाते हैं, टेढ़ी आड़ी प्याज हो जाती है। इसके लिए अपन 15 लीटर पंप में कार्बन डाई प्लस मैनकोजिब का छिड़काव कर सकते हैं, जिसको 15 लीटर पानी में 45 ग्राम से 50 ग्राम तक एक पंप में अपन छिड़काव कर सकते हैं। मैंने मेरी फसल में एक पंप में कार्बन डाई प्लस मैनकोजिब का छिड़काव किया था। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मछली पालन किसानों के लिए आर्थिक लाभ का सबब साबित हो रहा है। नतीजा यह है कि मछली पालन के प्रति किसानों का मुंह भी तेजी से बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि वर्ष में 2 बार एक तालाब से मछलियां बिक्री के लिए प्राप्त की जा रही हैं, जिससे मछली पालक को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये लाभ आगे भी मिले, इसके लिए तालाब में मछलियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर अंकुर से। सर्दियों के दिनों में मछली पालन में मुख्यतः 2 कारणों की वजह से दिक्कत आती है। एक तो यह है कि तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, और दूसरा यह है कि जो डे लाइट है यानी कि जो दिन है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये जो 2 कारण मैंने आपको बताए, जितनी भी समस्या आएंगी सब इन्हीं की वजह से आएंगी। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में मछली तालाबों के पानी का तापमान भी घटने लगता है, जिससे मछलियों की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए इस समय मछली तालाब का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जो तापमान कम हो जाता है, तो जो तापमान की बात है, तापमान में क्या होता है कि दिन में धूप खिली रहती है तो पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, और रात को शाम के बाद, धूप ढलने के बाद जो है तापमान एकदम कम हो जाता है। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से, तापमान अंतर की वजह से मछली में बीमारी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पानी का जो लेवल है, जो स्तर है, 6 से लेकर 8 फीट तक मेंटेन करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि पानी का जो स्तर है वो अपनी जो दिन में जो धूप से जो गर्माइश लेगा उसको रात भर वो होल्ड करके रखेगा, ताकि तापमान रात को एकदम से गिरे नहीं। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में तालाबों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियां पानी की सतह पर आने लगती हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए तालाबों में जगह जगह पर एरिएटर लगाएं या फिर तालाब में पानी को बौछार के रूप में गिराएं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, तालाबों में मछलियों का उचित ढंग से विकास हो, इसके लिए सही मात्रा में संतुलित आहार मछलियों को देना पड़ता है। तो इसके लिए आहार में कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में मिलाना है, आइए जानते हैं। दूसरा ये है कि तापमान कम होने की वजह से उसमें जो आपका डिकम्पोजिशन है, जैसे आप मान लीजिए फीड दे रहे हैं या फिर आप उसमें खाद दे रहे हैं, वो
अगर मान लीजिए मछली यूज़ नहीं करती है तो वो सड़ती नहीं अच्छी से और नीचे सेटल होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सड़ते सड़ते नीचे का ऑक्सीजन यूज़ कर लेती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि फीडिंग कम कर देनी है, मछली को फीड कम देना है। तो औसतन आप जितनी पहले मछली को फीड देते हैं उससे 25% कम कर देना है। और यदि कुहासा है तो उस दिन फीड ना ही दें तो अच्छा है। और आपको जैविक खाद अगर आप दे रहे हैं तो जैविक खाद भी आप ना दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पानी में शायद खाद देने की ज़रूरत है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे किस तरह से खाद देने है, क्या कैसे करना है। किसान भाइयों, यदि 100 किलोग्राम मछली का आहार बनाना है तो उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूरा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% को लेकर मिश्रण बनाएं और पानी को गीला करके जूट या प्लास्टिक में छेद कर तालाब में डालें। याद रहे, मछलियों को आहार सुबह के समय देना उचित रहता है। और तापमान में जो इतना वेरिएशन होता है तो उसकी वजह से मछली की इम्यून सिस्टम यानी कि उसकी जो रोग प्रतिशोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि सर्दियों में आमतौर पे मछली में कुछ आपको लाल रंग के धब्बे नज़र आएंगे या फिर सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि मछली जो है उसमें कुछ रोग आना शुरू हो गया है। या फिर आप देखेंगे कि मछली जो फीड है, जो आप उसको फीड दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, वो अच्छे से ले नहीं रही है। मछली जो है वो एक्टिव नहीं है। या फिर एक और चीज़ देखी जाती है कि जब उसमें पैरासाइट आ जाता है मछली में तो मछली जो है तालाब के किनारे में अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर देती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि शायद मछली में रोग आना शुरू हो गया है। तो आप अपने साथ में विशेषज्ञ को संपर्क करें। किसान भाइयों, समय समय पर मछली तालाब में जाल चलाकर देखते रहें। अगर मछलियाँ रोग ग्रसित दिखाई दे तो उन्हें लाल दवा घोल से उपचारित करें। साथ ही मछली विशेषज्ञ की सलाह से उचित प्रबंधनों को अपनाएं। और अगर जो मैंने आपको पहले बताया जो धब्बे वाला रोग है जिसमें मान लीजिए सफ़ेद रंग का फफूंद टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, अगर वैसा मछली में आपको नज़र आ रहा है, अमूमन वो मछली के आपको पीठ पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत बढ़ जाता है तो मछली के जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप सिफैक्स एक दवाई है जो कि आप 1 लीटर 1 एकड़ में डाल करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बीजपुरी, जिला अलवर के कृषक भानु प्रताप ने। आप बैगन की फसल में बंजा रोग की रोकथाम और बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भानु प्रताप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को मेरा सबसे पहले नमस्कार। आपने जो प्रॉब्लम बताया है वो काफ़ी हमारे इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया में भी देखने को मिलता है और हमारे किसान भाई काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये वायरल है या फिर क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको कैसे सही पहचान करेंगे कि आपका न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है या किसी और वजह से हो रहा है जिसकी उपचार की ज़रूरत है। तो किसान भाई, जब आप देखेंगे, जब आप बैगन की खेती कर रहे होंगे तो देखेंगे कि इसमें से कुछ जो प्लांट हैं, पौधे एकदम छोटे रह गए हैं और उनकी जो पत्तियां हैं काफ़ी नॉर्मल साइज से काफ़ी छोटी हो गई हैं, छोटी छोटी रहेंगी, थोड़ी खुरदुरी रहेंगी। और इसमें क्या होता है कि जब फूल होने लगती हैं तो एक्सिलरी बर्ड जिसको बोलते हैं, नीचे वाली जो ब्रांचेज होती है काफ़ी मात्रा में आती है जो कि नॉर्मल में नहीं आती है और प्लांट आपकी बौना दिखेगी, उसमें इंटरनोडल डिस्टेंस कम जाती है और पूरे बूसी अपीयरेंस जैसे झाड़ू जैसा अपीयरेंस आपको देगी। और देखिएगा कि इस पर इन जनरल यदि शुरू में अटैक हुआ है इस बीमारी का तो देखिएगा कि वहाँ पे आपकी जो फूल और फल लगने की मात्रा है वो काफ़ी घट गई है या तो फिर नहीं आती है। तो इससे काफ़ी लॉस होता है, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं होता है। किसान भाइयों, रोग के लक्षणों को जानने के बाद अब बारी आती है इस रोग की रोकथाम की। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है माइकोप्लाज्मा से फैलती है, तो आपको उसके लिए उपचार करना होगा क्योंकि एक टाइप की बीमारी है। तो उसके लिए उपचार के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए
कि एक ये जो होता है कि लीफ हॉपर से इंसेक्ट होती है, कीड़ा होती है, उससे फैलती है, तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है लीफ हॉपर का। तो इनिशियल कंडीशन में जैसे कि 1-2 प्लांट आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जैसे ही आपको इस तरह की पौधे मिल रही है खेत में, तो उसको उखाड़ के और ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। नहीं तो आप ऐसे उखाड़ के और फेंक देंगे। इन जनरल मैं देखती हूँ कि किसान भाई ऐसे उखाड़ते हैं और बगल के प्लॉट में फेंक दिए, तो क्या होता है वो मक्खी से, वो लीफ हॉपर से फैलती है, तो लीफ हॉपर फिर और आप के प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले उसको उखाड़िए और ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। ये आपका शॉर्ट टर्म मतलब मैनेजमेंट हुआ। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कीजिए कि क्रॉप रोटेशन लीजिए। वहाँ पे क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे बैंगन लिए हैं वहाँ पे, तो अगली बार बैंगन ना ले, कोई सीरियल क्रॉप ले ले या मेज ले ले, इस तरह का आप क्रॉप रोटेशन एडॉप्ट कीजिए। दूसरी है कि आप का वहाँ पे जो खेत की आसपास की में जो जंगली घासें हैं, बीट्स हैं, उसको आप अच्छे से निकाल दीजिए, उसको अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए। ये नहीं कि अपनी खेत की सफाई कर ली और अगर बगल पूरे गंदे रखें, तो उससे भी बीमारियां फैलती है। वो है जो कि लीफ हॉपर को होस्ट देती है। तो हम अपने आसपास की एरिया को साफ रखेंगे तो हमारे खेत में ऑटोमेटिक बीमारियां कम आएगी। और एक आप और चीज़ कर सकते हैं कि आप जो ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बार बार ये बीमारियां आ रही है, तो आप रेजिस्टेंट वेराइटी जो कि सही रोगों से सहिष्णुत है, उनको आप टॉलरेंट वेराइटी को आप ले सकते हैं। जैसे कि पंथ, ऋतुराज है या BB7 है, ये सब वेराइटियाँ हैं। कुछ जो एरिया में है, आप उस एरिया के रेजिस्टेंट वेराइटी को सिलेक्ट कीजिए। वहाँ के स्टेट में जाके पता कीजिए कि यहाँ की रेजिस्टेंट वेराइटियाँ क्या हैं, क्योंकि ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह के यदि उपाय कीजिएगा तो आप इस रोगों से निदान प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले तैयार फलों की तोड़ाई कर लें, इसके बाद दवाओं का छिड़काव करें। फसल में दवा के छिड़काव के कम से कम 8-10 दिन तक फलों की तोड़ाई ना करें, क्योंकि इन फलों में भी रासायनिक दवाओं का कुछ न कुछ अंश रह जाता है, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।